चलो आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। फिर अभी के लिए ये मैं क्लोज कर रहा हूँ पीछे वाला। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आज मेरे एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, नॉर्मली जब कोई भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो प्लस माइनस डिविजिबल मल्टीप्लिकेशन इस तरीके के ऑपरेटर्स को यूज कर लेते हैं, राइट, और अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्योंकि आज हम एग्रीगेट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि ये क्वेरीज कैसे लिखी जाएंगी। तो क्वेरीज के लिए सबसे पहले मेरे पास एक टेबल होनी चाहिए जो कि मैंने एक बनाई हुई है। एम्प्लॉय टेबल के ऊपर ही मैं अपने सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शंस आपको रन करके दिखाऊंगा। तो एक एक को उठाते हैं यहां से। ये लिया, सबसे पहले बात करेंगे एवरेज की। तो एवरेज हुआ, काउंट हुआ और सम हुआ। ये तीन जो आपके फंक्शंस हैं, इनको फंक्शन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब कभी भी मैं इसको यूज करता हूं तो ये मुझे कुछ वैल्यू यहां पे रिटर्न करेगा। ठीक है, तो लेट से किस पर होंगे, एवरेज, काउंट एंड सम ऑलवेज अप्लाई ऑन न्यूमेरिक टाइप ऑफ फील्ड्स। नंबर टाइप के जो फील्ड्स होंगे उन पर ही मेरे एवरेज, काउंट और सम चलेंगे। कैसे चलेंगे, एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट से नीचे मेरी टेबल है, मैं कहता हूं कि जो सैलरीज है नीचे, इन सैलरीज का मुझे एवरेज बताइए। सीधे लिख दिया सैलरी का एवरेज। यहां पर पैरेलली ग्रुप बाय और हैविंग की कहानी भी अभी समझेंगे। पहले केवल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शंस की। ये सैलरी लिखा, तो सैलरी का देखिए, सैलरी का टोटल पहले यहां देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि सैलरी का मुझे एवरेज निकालना है तो आप क्या करोगे, नॉर्मली जो मैथमेटिकल टर्म होती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ रोज या टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड। यही मेरा मेथड होता है एवरेज को निकालने का। लेकिन इसको लिखने के लिए अगर मैं यहां पे लिख दूं, देखिए क्या लिख दूं, अभी एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं, सम ऑफ सेल डिवाइडेड बाय 14 अगर मैं लिख दूं यहां पर, तो ये दोनों मेरे सेम आने चाहिए। देख रहे हो, तो मुझे बजाय कि ये डिविजिबल वाला कैलकुलेशन लिखूं, डिवाइडेड बाय 14 करूं, अपनी रोज को काउंट करूं, इसको भी लिख सकता हूं। 14 जो लिखा है इसको भी मैं, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये लिख दिया मैंने। काउंट स्टार का मतलब मेरा एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करना। एक बार यहां देखते हैं इससे पहले, सो दैट और क्लियर है। सबसे पहले काउंट की बात करते हैं, एवरेज को भूलते हैं 2 मिनट के लिए। काउंट अगर मैं चलाता हूं, काउंट स्टार लिखो। ठीक है, गौर से देखना काउंट कैसे काम कर रहा है। कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, अराउंड 8 के आसपास कॉलम है। काउंट स्टार लिखो, ठीक है, या लिखो काउंट 1, या लिखो काउंट किसी भी कॉलम का नाम, किसी भी जो टेबल का कॉलम है, किसी भी कॉलम का नाम आप लिखो। और लेट्स सी, मैं लिखता हूं EMPNO। सारे के सारे फील्ड्स मेरे को सेम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। काउंट स्टार का मतलब है कितनी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। काउंट 1 का मतलब है कि कंसीडर करो एवरी रो को 1, एक रिकॉर्ड को, जो एक रिकॉर्ड मतलब ये पूरा एक रिकॉर्ड है, इसको मिलाकर के एक रिकॉर्ड बन गया। इस पूरे रिकॉर्ड को कंसीडर करो 1, दूसरे रिकॉर्ड को कंसीडर करो 2। तो 1 का मतलब है ये। ईएमपी का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं। तो ईएमपी कॉलम में वैल्यूज जो है, वैल्यूज का सम नहीं कर रहा है, वैल्यूज की हर एक लाइन को ये एक लाइन ट्रीट कर रहा है और फिर उसका काउंट दे रहा है, उसका सम दे रहा है। पहले एक चीज और चेक करते हैं कि क्या ये उसके लिए कैसे काम करता है, जहां पे वैल्यूज मेरी नल होती हैं, उसके लिए काउंट कैसे काम करता है। तो आई थिंक मैनेजर में एक वैल्यू आई थिंक नल है, मुझे ऐसा याद है, हाँ बिल्कुल नल है, क्योंकि कंपनी का जो मालिक है जिसको हम प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट का कोई मैनेजर नहीं होगा। तो हम यहां पर एक बार काउंट लिखते हैं और इसको, तो क्या आएगा, किसी को आइडिया क्या वैल्यू निकल के आएगी यहां पे, 14 आएगी कि 13 आएगी, नो आइडिया। चलो देखते हैं, यू आर राइट।
समझ में आया कि कॉलम क्या काम कर रहा है, वन क्या काम कर रहा है और स्टार क्या काम कर रहा है। तो काउंट कभी भी लिखना है तो काउंट को लिखने का तरीका यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, एवरेज की बात करते हैं। तो देखिए काउंट निकालना मुझे आ गया। ठीक है, अब मैं अगर ये कह दूं एवरेज पे एक लेयर के और बात जाएंगे, मैं कहता हूं मुझे सम निकालना है। लेट से मुझे निकालना है कि सैलरी का टोटल कितनी सैलरी में टोटल डिस्ट्रीब्यूट करता हूं अपने मंथ पर। तो ये मैं कर सकता हूं कैसे, सम ये लिखूं या एक एक करके सारे की सारी वैल्यूज को प्लस करूं, दोनों का जो सम आएगा, टोटल आएगा, वो सिमिलर आएगा। सम ऑलवेज वर्क करेगा न्यूमेरिक टाइप के फील्ड पर। मैं यहां ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि सम ऑफ ई नेम ही आई थिंक, या ईएमपी नेम है, ई नेम ही है, ये लिखता हूं तो देखिए क्या होगा, एरर दे दिया। क्या, इनवैलिड नंबर। तो सम हुआ, एवरेज हुआ और काउंट हुआ, ऑलवेज वर्क्स ऑन ओनली न्यूमेरिक टाइप ऑफ फील्ड्स। ठीक है, तो ये मेरी सम की कहानी हुई। अब मेरे को सम निकालना भी आ गया और मेरे को काउंट निकालना भी आ गया। अब मैं बोल दूं कि आपसे एवरेज निकालो सैलरी का, तो एक तरीका तो ये हुआ जो आप ये लिखा है आपने कि टोटल सैलरी का सम करो और जितनी नंबर ऑफ रोज हैं, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, उससे मेरा डिवाइड कर दो तो मेरा एवरेज आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। बट ऑरेकल आपको फैसिलिटेट करता है इस चीज से कि आपको इस तरीके की कैलकुलेशंस के लिए अपने मेथड्स या अपने फंक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि आप एक बार काउंट निकालो, एक बार सम निकालो, फिर उनको डिवाइड करो, इसकी जरूरत नहीं है। सिंपली एवरेज एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली देखो तो ये क्या कर रहा है। नंबर एक तो ये चीज भी जान लो कि जितने भी ऑरेकल के सीडेड फंक्शंस होते हैं, नॉट ओनली फंक्शंस, सीडेड पैकेज, सीडेड जो भी कोई चीज है, उसका कोड हम नहीं देख सकते। जैसे मैंने ईएमपी वाली जो टेबल थी, ये हमने क्रिएट की थी, इसका कोड हम देख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, क्या क्या टाइप है, सारी कहानी हम देख सकते हैं। बट जो मेरे सीडेड फंक्शंस हैं, हाँ सीडेड टेबल्स को भी हम देख सकते हैं। सीडेड जो टेबल्स हैं उनका कोड भी हम देख सकते हैं, बट उनके जो सीडेड पैकेज और फंक्शन है उनका कोड हम नहीं देख सकते हैं। ऑरेकल उनको इस तरीके से हाइड नहीं बोलेंगे, रैप, दैट टर्म इज रैप, WRAP, रैप करके रखता है कि चाह के भी उसको कोई नहीं खोल सकता। मैं दिखाता हूं। काउंट एक फंक्शन है जो ऑरेकल का सीडेड है। आप इस पे F4 करोगे या इसको ओपन करने की कोशिश करोगे तो अगर ये खुल भी जाएगा, नंबर एक तो खुलता नहीं है, बट अगर ये खुल भी जाएगा तो कई बार इसकी जो अंदर जो कोडिंग है वो आपको अजीब सी दिखाई देगी। लेट्स से ये क्योंकि फंक्शंस हैं ये खुल नहीं रहे। जो सीडेड पैकेज भी होते हैं कई बार वो खुलते नहीं है, बट उनके अंदर क्या दिखते हैं, उनके अंदर दिखते हैं मैक्स टू मैक्स 20 से 30 लाइन्स, और उसमें भी ऐसे लिखा होता है ABCDEFG लाइक 1 2 3 न्यूमेरिक, वो पूरा का पूरा रैप्ड होता है। उसको आप ओपन करके देख ही नहीं सकते कि ऑरेकल ने क्या मेथड लिखा है, किस तरीके से अपने कोड को डिजाइन किया। ठीक है, तो जितने भी मेरे सीडेड फंक्शंस हैं या पैकेज हैं उनको हम खोल के नहीं देख सकते ऑरेकल के केस में। ठीक है, सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया। मिन और मैक्स, मिन और मैक्स नाम से समझना, मिन मतलब मिनिमम वैल्यू, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो कैसे काम करते हैं, और हाँ ये मेरे चाहे स्ट्रिंग कॉलम हो, चाहे डेट कॉलम हो, चाहे मेरा नंबर कॉलम हो, ये मिन मैक्स मेरे सभी के ऊपर रन करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं बोलता हूं क्या, मैक्स सैलरी, सबसे ज्यादा सैलरी किसकी है मुझे बता दो। पता लग गया 5,000 से बड़ी सैलरी नहीं है। मैं कहता हूं मैक्स डेट का कोई कॉलम है मेरे पास यहां पर, हायर डेट। ठीक है, मैं हायर डेट को यहां पे लिखता हूं। मैक्स हायर डेट किसका है ये पता लग गया, 12 जन 83 सबसे मैक्स हायर डेट है। कोई मैक्स जो है ई नेम पे लगाते हैं, ई नेम, मैक्स ई नेम किसका है, वॉर्ड का है। ठीक है, तो डेट में और नंबर में इजीली आप मैक्स और मिन देख के ही समझ जाओगे कि यस ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। बट स्ट्रिंग के केस में आपको बहुत दिमाग अपना खोलना पड़ेगा। एक एक W है, A है, R है, D है, जितनी भी बड़ी स्पेलिंग है स्ट्रिंग होगी, ये हर एक फर्स्ट रो से दूसरे को शॉर्ट करते हुए बहुत लंबा एक कैलकुलेशन करके
और ये मैक्स और मिन निकालता है। अभी मैक्स और मिन देखा है, अभी मैक्स देखा है, अभी मिन देखते हैं, जस्ट इसका अपोजिट देखते हैं। मिन सैलरी लिखते हैं, और इसके साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है, मिन सेल लिख रहा हूं, मिन हायर डेट लिख रहा हूं, और मिन ई नेम लिख रहा हूं। ये देखिए सबसे मिनिमम ई नेम किसका है, तो जो ए से स्टार्ट होता होगा वही मेरा मिनिमम है। हालांकि स्ट्रिंग पे कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मिन और मैक्स करने की, ठीक है, बट कभी पड़ती भी है या कुछ ऐसा काम हो जाता है कि आपको करना पड़े, तो मिन और मैक्स को समझने का तरीका यही है कि जो सबसे पहला करेक्टर है ये यहां से शॉर्ट करना स्टार्ट करता है इंटरनली इस मेथड के अंदर, जो ये मिन वाला मेथड है, ए को पकड़ेगा, फिर कंपेयर करेगा कि किसी और में तो ए नहीं है, फिर दूसरे वाले पोजीशन को पकड़ेगा, फिर देखेगा कि यहां पर डी है तो कोई ऐसा तो नहीं किसी में बी हो पहले या ए हो, तो इस तरीके से ये स्ट्रिंग को शॉर्ट करता है, ठीक है, मिन निकालता है। मिन डेट भी इजीली पकड़ में आ रही है और मेरा जो मिन सैलरी ये भी आ रहा है। अब आपको यहां पे एक चीज और जाननी है, क्या जानना है कि मिन चला रहा हूं या मैक्स चला रहा हूं, सिस्टम कहीं भी फंस नहीं रहा है। फंस नहीं रहा है मतलब अगर मैं अपनी टेबल को देखूं, टेबल का एक बार सेलेक्ट चलाता हूं, अगर मैं मिन सैलरी निकाल रहा हूं तो हो सकता है मिन सैलरी कितना निकल के आ रहा है, मिन सैलरी निकल के आ रहा है 800, बट मिन डेट निकल के आ रहा है 17 दिसंबर। तो कहीं ऐसा दिमाग में कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है कि ये एक ही रो पकड़ के ला रहा है? जी नहीं, ये एक रो नहीं पकड़ के ला रहा है। देखिए 800 इसका है, और जो मिनिमम डेट था आई थिंक वो कुछ और था। मिन डेट कितना था मेरा, हायर डेट मिन 17 दिसंबर 80, तो आई थिंक यही है 17 दिसंबर से। ये एक चांस की बात है कि ये दोनों कॉलम मिन वाली इसी के पास है, लेकिन जब मैं मिन ई नेम चला रहा हूं तो स्मिथ नहीं आ रहा है, आई थिंक ए से एलन आ रहा था या कुछ और आ रहा था, एडम आ रहा था, आई थिंक एडम आ रहा था। तो ये कॉलम वाइज काम कर रहा है यहाँ पर जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है। ऐसा नहीं है, दिमाग में ऐसा स्कोप नहीं बनाना है कि मिन सैलरी, मिन हायर डेट और मिन ई नेम ये किसी एक ही रो को पकड़ के ला रहा है, नहीं, ये हर एक कॉलम में कंपैरिजन करने के बाद उनकी वैल्यूज को लेकर आ रहा है। आप एक ही लाइन में मिन मैक्स सब कुछ एक साथ लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मैंने लगाया सारा मिन मैक्स सब कुछ एक साथ लगा दिया। कितने भी एग्रीगेट फंक्शंस आप एक ही सेलेक्ट के अंदर लगा सकते हो। कब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस कब तक का आंसर थोड़ा नीचे जाके मिलेगा, उसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। मैं बताऊंगा कब प्रॉब्लम आती है इस तरीके की कैलकुलेशन करने। तो देखिए मिन मैक्स इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया मेरे हिसाब से। तो एग्रीगेट फंक्शंस मिन मैक्स एवरेज काउंट सम यही होते हैं, ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे यूज करोगे। कहीं कोई डाउट होगा मुझे कनेक्ट करोगे, पहले गूगल की हेल्प लोगे, पहले खुद से अपने दिमाग को खोल के काम करोगे।